लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डाल्टन्स के कुछ पॉस्टुलेट्स। डाल्टन के कुछ पॉस्टुलेट्स में हमने देखा कि भाई वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। उसका बाद हमने देखा कि एक टाइप का अगर एलिमेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, एक अलग टाइप का एलिमेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। पर सारे के सारे जितने भी पॉस्टुलेट थे कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आ ही गई, हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। तो जब ऐसा हुआ तो कुछ साइंटिस्ट लोग मिलके जैसे जैसे केमिस्ट्री इवॉल्व हुई 1808 से, जैसे आप 1900 में आए, यानी इन दी स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, कुछ साइंटिस्ट जैसे जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, उसके बाद जेम्स चैडविक आए, फिर बोर आए, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए। वो साइंटिस्ट लोगों ने फिर बताया कि नहीं भाई, ऐसे आप लोग जो डाल्टन ने जो बोला है वो एग्जैक्टली गलत नहीं है, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम था डाल्टन जैसे बड़े साइंटिस्ट का आउटराइट एकदम पॉस्टुलेट्स को गलत कर देना, क्योंकि इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। 100 साल पहले उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, तो बहुत डिफिकल्ट काम था कि सीधे सीधे मना कर देंगे भाई जो भी आप कह रहे हैं वो सब कुछ क्या है, गलत है। लेकिन कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग एक जगह एक्यूमुलेट हुए और एक्यूमुलेट होकर फिर उन्होंने प्रपोजल डाला कि भाई इसको ऐसे ऐसे करके चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये गलत है सारा। और अब हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं थ्योरी को इवॉल्व करके कि अब चीजें सही हमें पता चल गई हैं, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, उसको सही करने का प्रयास किया। तो आप लिखना स्टार्ट करिए। डाल्टन थ्योरी, डाल्टन थ्योरी continued without being challenged for more than 100 years. Dalton's theory continued without being challenged for 100 years. 100 सालों तक कोई इसको चैलेंज नहीं किया। However, in the beginning of 20th century, however, in the beginning of 20th century, however, in the beginning of 20th century, the major breakthrough was achieved. The major breakthrough was achieved. The major breakthrough was achieved in the structure of atom. In the structure of atom by some of the prominent scientists of that time. Some of the prominent scientists of that time, some of the prominent scientists of that time जो उसके ऊपर काम कर रहे थे, such as जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। थोड़ा बहुत आपने इन लोगों का नाम क्लास 9th में सुना भी होगा। जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, बोर थे, ये लोग कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने चैलेंज किया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को, और चैलेंज करके उन्हीं की थ्योरी को थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और उसी मॉडिफिकेशन के बाद जो थ्योरी बनी उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी। तो लिखिए, टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, to remove the limitations of Dalton's atomic theory, a new theory was proposed. To remove the limitations of Dalton's atomic theory, a new theory was proposed and was named as modern atomic theory, and is named as modern atomic theory. उसको क्या नाम दिया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। अब क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल। एटम जो है अब वो क्या है, इनडिविजिबल नहीं है। अब जो क्या है, एटम इनडिविजिबल नहीं है, मतलब उसका क्या है, अब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन,
अभी हमें पता चल गया तीन, मिनिमम तीन तो सबको पता है, एक है इलेक्ट्रॉन, दो है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। एज सच टोटल मोर देन 10 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब लगभग 17, मोर देन 10 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी जो चल रहा है वो 17 है। 17 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके अंदर क्वार्ट्स आता है, पॉजिट्रॉन आता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आता है, बीटा अल्फा गामा, बहुत सारी चीजें और भी इसके अंदर पाई गई। तो अब ये कह रहा है कि भाई एटम जो है वो अब नो मोर इंडिविजिबल, अब उसको डिवाइड किया जा सकता है। और आगे लिखिए एटम इज, तो ये बात उन्होंने कही कि भाई एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो इतने सारे हो गए, लेकिन आज भी जब कोई केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो इवन इफ इलेक्ट्रॉन की मदद से केमिकल रिएक्शन हो रही है, पर सबसे छोटी इकाई जो टेक पार्ट ले रहा है वो कौन है? एटम ही है। हाउएवर लिखिए, हाउएवर एटम इज स्टिल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ, हाउएवर एटम इज स्टिल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर which takes part in a chemical combination, which takes part in a chemical combination. Done? Which takes part in a chemical combination. Point number 2. All atoms of an element may not be similar. All atoms of an element may not be similar. All atoms of an element may not be similar. और इसका आंसर किसके अंदर छुपा हुआ है? आइसोटोप्स के अंदर में। आइसोटोप्स कहता है कि सेम एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, पर मास नंबर क्या है? अलग अलग है। मास नंबर क्या है? अलग अलग है। तो वो कह रहा है कि ऑल एटम्स ऑफ द एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर, सेम टाइप के एटम लेकिन वो सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। और इसका आंसर कहां छुपा हुआ है? आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स कहता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इवन इफ दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो कौन है? कार्बन ही है। दे आर सेम एलिमेंट बट दोनों का मास क्या है? अलग अलग है। दोनों का मास क्या है? अलग अलग है। तो आप ये आइसोटोप्स लिखिए, उसकी परिभाषा लिखिए और उसके नीचे इसका एग्जाम्पल लिखिए। राइट, आइसोटोप्स are the same elements, isotopes are the same elements having same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number। क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13। ये एग्जाम में नीट के 2022 में पूछा था, 2022 में, व्हाट आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? व्हाट आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? आंसर क्या है? व्हाट आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। नहीं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रीटियम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। दिस इज कॉल्ड एज ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, दीज आर दी 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 2022 में पूछा था, यही सवाल पूछ दिया। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चा क्या टिक कर गया पता है? हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। क्या टिक कर गया है? हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ऑप्शन में ये भी एक ऑप्शन था, अधिकांश लोग वही टिक कर गया है, पर एक्चुअली आंसर क्या था? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। तो ये इसके क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। ये सब लिख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है
क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, और जब एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे वहां पे हम लोगों को आइसोटोप्स का काम आता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज दी थर्ड पॉइंट। क्या है थर्ड पॉइंट? लिखा जाए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element may have same atomic mass, और इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। दे आर आइसोबार्स। क्या है आइसोबार? आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। दोनों का मास क्या है? 40 है, पर एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग। तो लिखें उसके अंदर आइसोबार्स आर द टू डिफरेंट एलिमेंट्स, आइसोबार्स आर द टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ये आइसोबार है, क्लियर? कमिंग टू दी फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट मॉडिफाइड फॉर्म का क्या है? राइट, एटम्स मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, एटम्स may not always combine in simple whole number ratio। मैंने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था, याद है? स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, वो वाला Fe 0.930 वाला, वो भी है। एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। आपने सुक्रोज का नाम सुना है? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11। अब मान लीजिए इसका मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखूं तो क्या लिखूंगा? 12:22:11। कटेगा? तीनों तो किसी टेबल में नहीं कट रहा है। क्या ये सिंपल है? क्या ये रेशियो सिंपल है? नहीं है, सिंपल तो नहीं है ना। 1:2:3, 1:4:5 सिंपल तो नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स रेशियो है। तो यहां पे ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सुक्रोज इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पर ये इस तरह के जो कंपाउंड है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या है? C12H22O11 सुक्रोज। यहां पे रेशियो कहीं भी से भी हमें ये सिंपल दिखाई दे नहीं रहा है, सिंपल दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट लिखिए, एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। पॉइंट नंबर 5 है, एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम जो है वो अब और इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, पर एटम अब डिस्ट्रॉय तो नहीं होता है, पर इट गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और एनर्जी के फॉर्म में जैसे रेडिएशंस देता है, जैसे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, और वो डीके कर जाता है। क्या कर जाता है? डीके कर जाता है, यानी एटम जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, या उसकी एनर्जी कुछ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऐसा जहां कहीं भी होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट्रक्टिबिलिटी। और एटम अब क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। पर आप लोग क्या पढ़े थे? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इजीली यहां दिखाई दे रहा है कि एटम को आप क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लिखिए, इन मेनी न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसके अंदर लिखिए, इन मेनी न्यूक्लियर रिएक्शंस a certain mass of the nucleus, a certain mass of the nucleus, a certain mass of the nucleus gets converted into energy, gets converted into energy in the form of alpha beta gamma decay, alpha beta gamma decay। और इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में कहां पे पढ़ेंगे? पूरा एक चैप्टर ही है जहां पे हमें सिर्फ यही पढ़ना है। क्या चैप्टर है? क्लास 12th में न्यूक्लियाई। क्या चैप्टर है? न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई बोल के एक चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12th में,
वहां पे न्यूक्लियाई में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है और गामा डीके क्या होता है। पर जो बात कही गई थी कि एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये अब क्या हो गई, गलत हो गई। एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। और एटम कैसे डिस्ट्रॉय होता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सम एनर्जी। और वो एनर्जी क्या है, किसने वो फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, जहां पर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, यानी मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर किसी मास को वेलोसिटी देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जी ऑब्वियसली ये सारे के सारे आप यहां पीरियोडिक टेबल अगर देख पा रहे हैं तो जितने भी ये 6th ग्रुप एलिमेंट है, जैसे सीजियम के बाद वाला जो लाइन है 87 से लेकर 117 तक, ये सब के सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे रदरफोर्डियम हो गया, रेडियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, आगे आप आइएगा तो यूरेनियम है, नेपच्यून है, प्लूटोनियम है, ये सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनको आप डायरेक्टली हवा में छोड़ नहीं सकते। अगर आप इनको डायरेक्टली हवा में छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डीके करना स्टार्ट कर जाएगा, यहां से रेडिएशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये रेडिएशन इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर ये डायरेक्ट आपके शरीर में लग जाए तो कैंसर भी होने के चांसेस हैं। तो इस रेडिएशन से अपने को बच के रहना चाहिए। देखे होंगे जो लोग एक्सरे मशीन में एक्सरे करते हैं, हैव यू सीन देम, वो जब भी एक्सरे करता है तो आपको तो वहां छोड़ देता है, पर खुद एक शील्ड के पीछे एक तो जैकेट पहन के तब वो एक्सरे करता है। तो वो क्या है, वो अपने आप, क्योंकि उसको तो दिन भर में मान लीजिए अगर 25 एक्सरे कर रहा है तो 25 टाइम्स अगर एक दिन में वो रेडिएशन लेगा तो मर जाएगा, स्किन कैंसर से मर जाएगा। तो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ वो क्या करते हैं, एक शील्ड, और उस शील्ड के अंदर भी जैकेट पहन के रहते हैं ताकि एक्सरे रेडिएशन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। क्योंकि दिन भर में उनके अगर 20-30 रेडिएशन हर दिन लेंगे तो साल भर में इतना रेडिएशन ले लेंगे कि स्किन कैंसर होना उनका पक्का हो जाएगा। यहां तक लॉजिक क्लियर है? चलिए तो आगे हेडिंग डालिए, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, राइट। कहानी है थोड़ी सी, पहले कहानी लिखिए। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century, in the beginning of 19th century, hydrogen being the lightest atom, hydrogen being the lightest atom was arbitrarily मतलब randomly, एवं ही, बिना किसी सोच समझ के, एवं ही randomly assigned the mass of 1 without any unit. Lightest atom was arbitrarily assigned the mass of 1 without any unit. तो अब आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन के एटम को मास आपने क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा एलिमेंट लेके आते थे, अब या तो वो उससे भारी होगा या उससे हल्का होगा। तो अगर इसको 1 दिया है तो इससे जो डबल मास का होगा उसको क्या बोल देंगे, 2, उससे ट्रिपल मास का होगा उसको क्या बोल देंगे, 3। ऐसे रैंडमली आपने उसका मासेस के ऐसे रैंडमली नंबर असाइन करते गए और एटम्स को सजा दिया। ठीक है, आगे लिखिए, लेटर ऑन an atom of oxygen was preferred। तो पहले किसको प्रेफर किया गया, हाइड्रोजन को। फिर देखा गया हाइड्रोजन से भी ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी है, ऑक्सीजन की। तो फिर किसको बोला, ऑक्सीजन को यूनिट कर लिया कि चलो यूनिट मास किसको मान लेते हैं, ऑक्सीजन, इससे हल्का या इससे भारी। तो फिर लेटर ऑन लिखिए, लेटर ऑन an atom of oxygen was preferred as a standard
as a standard by taking its mass to be 16 unit, by taking its mass to be 16 unit, by taking its mass to be 16 यूनिट। तो सबसे पहले किसको कंसिडर किया गया? हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को आपने क्या मास मान लिया? 1 यूनिट मान लिया। बाद में फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा इससे ज्यादा, हाइड्रोजन से ज्यादा अवेलेबल कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास क्या मान लिया? 16 यूनिट मान लिया। कहा इससे ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा अवेलेबल है, तो इसका ही जो मास है उसको अपन 16 यूनिट मानते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो कम होगा ज्यादा होगा उसको हम लोग देख लेंगे। क्लियर? देन आगे लिखिए, द रिलेटिव मास ऑफ अदर एलिमेंट वेयर, द रिलेटिव मास ऑफ अदर एलिमेंट वेयर मोर क्लोज टू होल नंबर। तो ऑक्सीजन को मानने से क्या फायदा हुआ कि जब उसके मासेस को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया गया तो बाकी सारे एलिमेंट के मासेस क्या निकल के आए? होल नंबर निकल के आए। और हम हमेशा यही चाहते हैं ना कि सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन हो, सीधा सीधा एडिशन हो, तो ये इसलिए ज्यादा प्रीफर किया गया। लेकिन बिना आईयूपीएससी के तो जीवन बढ़ने वाला है नहीं। साल आया 1961। इन द ईयर लिखिए, इन द ईयर 1961, इन द ईयर 1961 आईयूपीएससी उसको आना ही है, बिकॉज वो नहीं आएगा तो फिर एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनना मुश्किल हो जाता। तो आईयूपैक आया। आईयूपैक ने कहा कि देखिए, ना हाइड्रोजन को मानिए ना ही ऑक्सीजन को मानिए, आप कार्बन को बेसिस ऑफ एलिमेंट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कार्बन इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में अगर कोई चीज है तो वो क्या है? कार्बन में। हम में, आप में, लकड़ी में, हर जगह अधिकांश चीजों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। इसीलिए किसी भी पुराने सामान का अगर मुझे उम्र निकालना होता है तो जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। कि कितना कार्बन अब इसमें बच गया है, उससे हम उसकी डेट निकाल लेते हैं कि कितना साल पुराना होगा। आपने देखा होगा बीच बीच में कभी कभी न्यूज आते रहता है कि महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में कभी कुछ जमीन के अंदर से धनुष निकल गया, कि रथ का चक्का निकल गया। अभी वो ढूंढ रहे हैं वो लोग, तो उससे फिर निकालते हैं कि लगभग 7000 साल पहले या 8000 साल पहले यहां पे एक साम्राज्य हुआ करता था जहां पर रथ भी लोग चलाते थे। जबकि देखा जाए तो व्हील का इन्वेंशन काफी बाद में हुआ, व्हील काफी बाद में आया, लेकिन बाद में आया तो मतलब वेस्टर्न लोग बता रहे हैं कि बाद में आया, पर एक्चुअली व्हील बहुत पहले। वो तो रथवत रामायण वगैरह काल में तो बोलते थे कि एरोप्लेन भी था। नहीं तो पुष्पक विमान का शब्द कैसे आया? विमान मतलब एरोप्लेन, पुष्पक विमान जिससे वो डायरेक्टली लंका से वो अयोध्या पहुंचे थे राम भगवान, नहीं पहुंचे थे। तो ये तो पुष्पक विमान था ना, पर वो 1 लाख 1.5 लाख साल पुरानी बात है। अभी तो मानने का जरा नहीं, वो तो राइट ब्रदर्स बोल रहा है वही बनाया वही है। ये वेस्टर्न साइंस जो कहती है अपन उसी को मानते हैं। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, नहीं हम लोग की दुर्भाग्य है। राइट, इन द ईयर 1961 IUPAC selected the most stable isotopes of carbon, the most stable isotopes of carbon, that is carbon 12, that is carbon 12, that is carbon 12 as the standard for the comparison of atomic masses of various element। और यहां से आपका एज द स्टैंडर्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। वेरियस एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए आपने किसको ले लिया? कार्बन 12 को ले लिया एज द स्टैंडर्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब आप हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। अब आप हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। अब हमें समझ में आएगा कि एटॉमिक मास क्या है। अब हम लोग ये लॉजिकली समझेंगे व्हाट इज एटॉमिक मास। एज सच देखा जाए तो एटॉमिक मास का सीधा सीधा मतलब है एक एटम का मास। सीधा सीधा तो यही मतलब है, पर ठीक है उसको पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर वो जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। राइट, लिखा जाए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी
atomic mass of an atom of an element, atomic mass of an atom of an element is defined as, atomic mass of an atom of an element is defined as the relative mass of atom, the relative mass of atom of the element. वापस से बोल रहा हूं, atomic mass of an element, atomic mass of an atom of an element is defined as the relative mass of atom of the element, relative mass defined as the relative mass of an atom of an element as compared with the mass of n, as compared with the mass of n carbon 12 isotopes taken as 12 AMU, taken as 12 AMU. 12 AMU किसको कहते हैं? What is AMU? This is atomic mass unit. This is atomic mass unit. अब कह रहे हैं दुनिया में किसी भी चीज को आप कंपेयर कर रहे हो तो आपने स्टैंडर्ड किसको ले रखा है? कार्बन 12 को, और कार्बन 12 का मास कितना है? 12 AMU के बराबर है. इसके रिस्पेक्ट में आप चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर एटम इसके एक एटम से भारी है कि वो पर्टिकुलर एटम इसके एक एटम से हल्का है. क्लियर? चलिए लिखा जाए उसके नीचे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इसका फॉर्मूला लिखिए. रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट, mass of an atom of an element, mass of an atom of an element divided by 1/12 the mass of 1/12 the mass of an atom of कार्बन 12 आइसोटोप्स, कार्बन 12 आइसोटोप. ध्यान से देखिए, ये अगर आप समझ गए तो थोड़ा आपको समझ में लॉजिक आ जाएगा. रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर मेरे को पता करना है कि किसी भी दूसरे एक एलिमेंट का मास क्या है तो मैं कैसे पता करूंगा? आप उसके एक एटम का, जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं, मानिए आप सोडियम ले रहे हैं, तो सोडियम के एक एटम का मास, सोडियम के एक एटम का मास ले लीजिए और उसको डिवाइड करिए किससे? 1/12 द मास ऑफ एन कार्बन 12 आइसोटोप. और कार्बन 12 आइसोटोप आपने कितना लिया है? 12 AMU. 12 और 1/12 कितना आ गया? 1 AMU. ये अगर 1 AMU हो गया तो जो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आया है वही रिलेटिव एटॉमिक मास के क्या होगा? बराबर होगा. बाय डेफिनेशन है. आगे लिखिए, एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा लिखिए. एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा, एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होता है? AMU, ये जो भी लिखे ना यहां पे, एटॉमिक मास यूनिट, राइट? AMU इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस. AMU, atomic mass unit, is the measurement of, is the unit of measurement of atomic masses. AMU is the unit of measurement of atomic masses and is defined as 1/12 the actual mass of carbon isotope. 1/12 the actual mass of carbon isotopes. 1/12 the actual mass of, तो ये क्या है? ये क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1 पॉइंट, लिख दीजिए 667
इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg के बराबर। 1 AMU किसके बराबर है? 1.667 10 रेज टू द पावर -27 kg के बराबर है। डन? यहां तक कोई डाउट? अब देखते हैं आगे, बढ़े आगे। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 AMU यानी किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो मास है वो किसके बराबर होगा? तो मैंने आपसे कहा कि एक एटम के मास के बराबर होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11 कि 12? दिस इज 23 माइनस 11, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पढ़ा है ना ये? अगर मेरे को मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम निकालना है, क्या निकालना है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम निकालना है, तो किसके बराबर होगा? थोड़ा ध्यान से देखिए, शायद समझ में आ जाए। किसके बराबर होगा? 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए। अगर एक एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास एक्चुअली इतना होना चाहिए कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन के मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 11 से, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन थे। मास ऑफ प्रोटॉन को किससे मल्टीप्लाई किया? 11 से, क्योंकि कितने प्रोटॉन है? 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12, तो उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब आप लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानते हैं कि नहीं जानते? पहले ये बताइए। नहीं जानते हैं तो देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg के बराबर। किसके बराबर होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg के बराबर। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.667 इंटू 10⁻27 kg के बराबर। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.668 इंटू 10⁻27 kg के बराबर। तो ये तीन इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं अभी कि ये आपकी वैल्यूज होती हैं। ये क्या है? ये आपकी ये वैल्यूज होती हैं। ये सारी वैल्यूज आप देख लीजिए, ये आपका वैल्यू है। क्लियर? ये तीन वैल्यूज आपको क्या रहना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को यहां पुट करते हैं। कहां पे? जो अभी हमने इक्वेशन लिखा है, ये लिख लिए तीनों, ये तीनों मास लिख लीजिए। तो फिर मैं यहां क्या करता हूं, इन सारे मासेस को क्या करता हूं? पुट करता हूं। इन सारे मासेस को पुट करता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे? 9.1 इंटू 10⁻³ kg लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। उसके बाद प्लस 11 इंटू 1.667 इंटू 10⁻27 kg प्लस 12 इंटू 1.668 इंटू 10⁻27 kg। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इस तीनों में ये वाला जो है इन दोनों से 10,000 गुना छोटा है। दिखाई दे रहा है? ये -27 है और ये -31 है, यानी ये इन दोनों से 10,000 गुना क्या है? छोटा है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन तीनों में सबसे क्या होता है? छोटा होता है। तो क्या मैं इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूं इन दोनों के सामने? कर दूं? कर दिया। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। अब बचा मेरे पास क्या? 11 इंटू, अच्छा इसको देखिए, 1.667 और ये 1.66, ऑलमोस्ट सेम। 1.667 और 1.668
वो भी 10⁻⁻27 के रेंज में जाके, नहीं 0.0000000 लास्ट में आके 116 और ये 11667, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। इसको मैं मास m मान लेता हूं प्लस 12 इंटू इसको भी क्या मान लिया, m मान लिया। ऐसा लिखते हुए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया है, मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया है, m मान लिया है। डन। अब मैं इसको अगर देखूं तो यहां से मैं m को कॉमन ले लेता हूं, m को क्या लेता हूं, कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा 11 प्लस 12 m इंटू 11 प्लस 12 कितना है 23। अरे 23 तो इसका मास नंबर था, 23 तो इसका मास नंबर था। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी एलिमेंट आप लोगे उसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसको आप m से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उस पर्टिकुलर मास ऑफ एटम हो जाएगा। क्लियर? सॉरी मैंने एटॉमिक नंबर बोल दिया, मास नंबर। तो इसका मास नंबर, ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये जो इतना मैंने अभी मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंचे, इससे क्या समझ में आया, कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के अगर एक एटम का मास आपको निकालना है तो किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर। ए क्या है, मास नंबर, और m क्या है, का मास। आगे देखते हैं, यहां तक ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं अभी टाइम दूंगा लिखने का आपको। यहां देखिए m एक्चुअली है कितना 1.667 इंटू 10⁻⁻27। थोड़ी देर पहले जहां से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था इसी को आपने AMU माना था, नहीं माना था? बोलिए तो मैं वापस से दिखा दूं। इसी को आपने थोड़ी देर पहले ये इतने बड़े डब्बे में आपने इसको क्या लिखा था, 1 AMU। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम का मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास नंबर इंटू AMU। m इंटू ए है ना, मास नंबर इंटू AMU, दैट इज AMU के बराबर, AMU के बराबर। यानी किसी भी एक एटम का मास जो है वो किसके बराबर है, मास नंबर इंटू AMU के बराबर। एक एटम का मास AMU, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 23 से, और 23 क्या है, उसका मास नंबर है। तो AMU यूनिट क्या है? तो अभी मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि कार्बन का मास बताओ कितना होगा, तो क्या आंसर देंगे, 12। एक एटम कार्बन का क्या मास आएगा, 12 AMU। अगर मैं बोलूं एक हाइड्रोजन एटम का मास बताओ, क्या आंसर आएगा, 1 AMU। एक एटम का, क्या बोल रहा हूं, एक एटम का। अब मैं एक एटम पे क्यों इतना इंफेसिस कर रहा हूं वो समझिए। जनरली केमिस्ट्री में हम लोग जो जनरल चीजें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। जो आपको मैंने फिजिक्स में जब फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया था, देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। तो मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी सारी चीजें हम किसके टर्म में कैलकुलेट करते हैं, मोल्स के टर्म में। यहां तक कोई डाउट? धीरे धीरे अब हम लोग कहां जा रहे हैं, मोल्स में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब अगर हम लोग सारी चीजें किसके टर्म में लिख रहे हैं, मोल्स के टर्म में, तो ध्यान देकर देखिए 1 मोल इज इक्वल टू तो कुछ होता होगा, 1 मोल इज इक्वल टू तो कुछ होता होगा। 1 मोल क्या है, सिंपली इट इज अ नंबर। जिस दिन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उस दिन और डिटेल में पढ़ाएंगे, पर 1 मोल एक्चुअली क्या है, क्या है, नंबर है। और नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर है। एक मोल किसी भी चीज का, मान लीजिए मैं कह रहा 1 मोल कार्बन, तो उसमें कितने कार्बन एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। गॉट इट?
अब ये इतने सारे एटम का एक मोल बनता है, लेकिन हमें कितने एटम का मास चाहिए? एक एटम का मास चाहिए, इतने सारे का नहीं चाहिए। किसका चाहिए? एक एटम का मास चाहिए। तो एक एटम का मास क्या होगा? मास नंबर इंटू एएमयू के बराबर। तो एएमयू तो पता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, हो किसके बराबर होता है? 1.667 इंटू 10⁻⁻27। सिंपली उसका मास नंबर अगर आपको पता है तो एक एटम का मास आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए तो यह एक और कंसेप्ट बड़ा मजेदार सिखाता हूं। देखिए, एक मोल एक और चीज के बराबर होता है। एक मोल एक और चीज के बराबर होता है। अभी थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगा अभी ये एग्जांपल के बाद। एक मोल एक और चीज के बराबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यह भी एक मोल का डेफिनेशन है। दो बातें बोल दिया। क्या क्या बोला? एक मोल इज इक्वल टू कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। और एक मोल किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यहां तक कोई डाउट? ये पढ़ा नहीं रहे, मोल पढ़ाएंगे अलग से। अभी जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपको दिया, जस्ट कि आप थोड़ा सा भी एक चीज बताएंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा। इसीलिए अब देखिए, मैं कह रहा एक मोल कार्बन में अगर उसका मास देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो ये 12 ग्राम हो गया ना। एक मोल कार्बन का मास कितना हो गया? 12 ग्राम। क्या बोल रहा हूं? एक मोल कार्बन में कितना मास है? 12 ग्राम, क्योंकि एक मोल किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर। यहां तक कोई डाउट? अब एक मोल में कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना हो गया? यहां तक कोई डाउट? अरे एक मोल कार्बन बराबर एक मोल में कितना नंबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना होगा? आपको कितना का मास चाहिए? एक एटम का मास। तो मैं क्या करता हूं, एक एटम का मास इज इक्वल टू 12 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, पता है आंसर क्या आता है? आश्चर्य हो जाएंगे आप। 1.667 इंटू 10⁻⁻27। क्या हो गया? 12 एमयू आ गया। समझ में आया? तो दोनों का मास 12 ही है। ध्यान से देखिए, एक मोल कार्बन का मास भी 12 और एक एटम का मास भी 12। लेकिन जब एक एटम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? 12 एमयू। और जब एक मोल बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? यानी सिर्फ यूनिट का अंतर है। सिर्फ किसका अंतर है? यूनिट का। एक एटम का मास बोलेगा तो क्या लिखेंगे? सेम 12, लेकिन यूनिट क्या लगाएंगे? लेकिन एक मोल एटम का बोलेगा तो यूनिट क्या लगाएंगे? लॉजिक क्लियर है? अगर मैं ऑक्सीजन का पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन की एक एटम का मास 16 एएमयू और एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम। बस सिर्फ क्या अंतर है? यूनिट अंतर है। पूरा डेरिवेशन करके दिखा दिया। ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाया कि मैं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसको पूरा डिराइव करके दिखा दिया। क्या? एक मोल 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। उसका भी मास कितना हो गया? 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा? 12 इंटू 1/this। इसको डिवाइड देने पर कितना आता है? 1.667 इंटू 10⁻। और यही कारण था कि इसको हमने क्या लिया? एटॉमिक मास यूनिट ले लिया। क्योंकि जब हम एवोगैड्रो नंबर, ये जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर्स। Na से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं? Na से। N मतलब नंबर और A मतलब जिस साइंटिस्ट ने इस नंबर को ढूंढा था पहली बार, एवोगैड्रो। जो हमने पढ़े ना, एवोगैड्रोस लॉ पढ़े, उन्हीं एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था। उसी को जब डिवाइड देते हैं 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1.667 इंटू 10⁻27 दैट इज एएमयू के बराबर होता है। लॉजिक क्लियर है? अब जैसे एटॉमिक मास है ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास होगा। और मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा? मॉलिक्यूल का मास होगा।
एटम में, एटॉमिक मास में एटम का मास हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा? मॉलिक्यूल का मास। अब वहां पे भी दो बातें हैं, एक मॉलिक्यूल का मास कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास। अगर एक मॉलिक्यूल का मास होगा तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो मास है उसको जोड़ दीजिए, यूनिट क्या लगा दीजिएगा? एमयू। और अगर एक मोल मॉलिक्यूल का मास बोलेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास को जोड़ दीजिए और यूनिट क्या लगा दीजिएगा? समझ में आया? ये बात अगर आप समझ गए तो समझिए केमिस्ट्री आपकी आसान हो गई, ये चैप्टर आसान हो गया। अगर ये बात आप नहीं समझे तो ये चैप्टर में एएमयू ग्राम करते रह जाओगे, उसके बाद जीवन बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। ये लॉजिक अगर क्लियर हो गया कि एएमयू कब लगाते हैं और ग्राम कब लगाते हैं, लॉजिक क्लियर है, इसको जल्दी से लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से कहां तक लिखे हैं आप लोग? ये सब कुछ नहीं लिखे? जल्दी जल्दी लिखिए, पूरा डेरिवेशन करना है, जल्दी से करिए। जल्दी जल्दी करिए, इसको जल्दी से करिए। तो होप कि आपने ये पूरा लिख लिया है। आज की क्लास में हमने एटॉमिक मास देखा है, अगली क्लास में क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, और फिर ये आगे ले जाएंगे। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास है, और फिर आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे दो आइसोटोप्स का मासेस है और उसका फिर मास के बीच का। जैसे आप देखिए क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। आप देखिए क्लोरीन का मास कितना लेते हैं आप लोग? क्लोरीन का मास कितना लेते हैं? क्लोरीन का मास लेते हैं 17, 35.5। अरे ऐसा तो कोई है ही नहीं, क्लोरीन का क्या लेते हैं? या तो क्लोरीन 35 है, नहीं तो क्लोरीन 37 है। फिर हम 35.5 कैसे ले लिए? तो ये क्या है? ये एक एवरेज एटॉमिक मास है। तो जो भी आइसोटोप्स के फॉर्म में एलिमेंट पाए जाते हैं उसका हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं। तो अगले क्लास में मॉलिक्यूलर मास एंड एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।